हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आप सभी का स्वागत करते हैं डेस्टिनी मेकर यूट्यूब क्लासेस पर। यहाँ पर आपके लिए आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। क्लासेस यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए चलाई जा रही है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, इसका उद्भव देखेंगे, भूगोल देखेंगे, नगर नियोजन देखेंगे, समाज, अर्थव्यवस्था, लिपि, कला और विभिन्न वैज्ञानिक जो विभिन्न इतिहासकार हैं वो क्या क्या बातें रखते हैं उनको देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण इतिहासकार है, इतिहासकार से आपके प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। चलो बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। देखो हम लोग इतिहास क्रम से शुरू किया था, आपको पता होना चाहिए। हम लोग स्टोन एज से एक एक टॉपिक करते हुए चले आ रहे हैं और यहाँ तक पहुंचे हैं। बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पे बेटा, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे उन्नत शहरी सभ्यताओं में से एक है। हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले खोजा गया स्थल क्या था, हड़प्पा था। यह सभ्यता ताम्रपाषाण काल में विकसित हुई थी। यह सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे पर विकसित हुई थी। खोज की बात करें तो चार्ल्स मैसन महोदय ने 1826 में चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल का उल्लेख किया है। अलेक्जेंडर कनिंगम अलेक्जेंडर कनिंगम के बाद अलेक्जेंडर कनिंगम ने बाद में क्या किया था, इसका सर्वेक्षण कराया था। फिर जॉन मार्शल आते आपके। जॉन मार्शल के निर्देशन में 1924 में जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की आधिकारिक खोज की, क्योंकि जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने मोहनजोदड़ो इत्यादि की खोज की थी, ठीक है ना। उन्होंने इसे मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी समकालीन सभ्यताओं के समकक्ष माना था। भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं तो उत्तर से दक्षिण में, अगर उत्तर जाओ तो उत्तर में आपको मांडा मिलेगा जो कि जम्मू कश्मीर में है। दक्षिण में आपको दईमाबाद मिलेगा। पश्चिम में आपको सुदकेंगडोर मिलेगा और पूर्व में आपको आलमगीरपुर मिलेगा। पूर्व में आपको आलमगीरपुर तक इसका विस्तार मिलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, उत्पादन के सिद्धांत की बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई। कुछ सिद्धांत है। नंबर एक, जॉन मार्शल का। तो जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता का भारतीय उपमहाद्वीप से लंबा जॉन मार्शल के अनुसार क्या, सिंधु सभ्यता का भारतीय उपमहाद्वीप में लंबा पूर्ववर्ती इतिहास रहा है। वही भी गॉर्डन चाइल्ड या मॉर्टिमर व्हीलर क्या बोलते हैं कि इन विद्वानों ने कृषि, शहरीकरण और तकनीकी प्रगति को सभ्यता के विकास का आधार माना है। क्या एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, शहरीकरण का डेवलपमेंट हुआ और तकनीकी प्रगति हुई, इससे क्या हुआ, आपका सभ्यता का विकास हुआ। गॉर्डन चाइल्ड महोदय, उन्होंने पड़ोसी क्षेत्रों के साथ व्यापार और संपर्क को विकास का प्रमुख कारण माना है। और मैके, डी एच गॉर्डन और सैमुअल नोआ क्रेमर, मैके, डी एच गार्डन और सैमुअल नोआ क्रेमर, इन विद्वानों ने मेसोपोटामिया से लोगों के प्रवास का सिद्धांत प्रस्तुत किया है कि भैया ये लोग क्या, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्थानीय नहीं थे, बाहर से आके यहाँ पे विकास किया इन लोगों ने, ठीक ना। मॉर्टिमर व्हीलर पश्चिमी एशिया से विचारों और तकनीकों के प्रसार पर बल दिया। मॉर्टिमर व्हीलर, मेके, डी एच गॉर्डन, शैमुअल नोआ क्रेमर, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता को विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत मानते हैं, ठीक है ना। ये बाहर से लोग हैं और लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को डेवलप किया है। जोनाथन जोनाथन मार्क कैनोयर और सैरिन रत्नागर, जोनाथन मार्क कैनोयर और सैरिन रत्नागर, इन विद्वानों ने नेटवर्क, शिल्प विशेषज्ञता और आर्थिक प्रणाली को, जापान नेटवर्क, शिल्प विशेषज्ञता और आर्थिक प्रणाली को सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण माना है। रीता पी राइट और डेरियन कूलर रीता पी राइट और डोरियन कूलर, इन विद्वानों ने जलवायु परिवर्तन, नदी मार्गों में बदलाव और कृषि की उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित किया है। देखो किस किस को देखा हमने, जॉन मार्शल जो ये पहले से यहाँ पे थे, वी गॉर्डन चाइल्ड और मॉर्टिमर व्हीलर ने क्या बोला कि बहुत सारे जब विकास हुए तो उनके विकास के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, आपके सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव हुआ। गॉर्डन चाइल्ड क्या बोलते हैं कि व्यापार इत्यादि के माध्यम से, संपर्क इत्यादि के माध्यम से व्यापार विकास हुआ है। जो एच डी गॉर्डन साहब है, सैमुअल नोआ क्रेमर है और मेके साहब है, ये क्या बोलते हैं कि विदेशी लोग आके यहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं। मॉर्टिमर व्हीलर भी क्या बोलते हैं, पश्चिम एशिया के विचारों से यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। जोनाथन मार्क कैनवर और सैरिन रत्नाकर क्या बोलते हैं भैया कि विद्वानों ने व्यापार नेटवर्क, शिल्प विशेषज्ञता और आर्थिक प्रणाली को सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण मानते हैं। और रीता राइट और डोरियन फुलर क्या मानते हैं, भैया जलवायु परिवर्तन, नदी मार्गों में बदलाव और कृषि उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित किया है, ठीक है ना। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के चरण। सिंधु घाटी सभ्यता के तीन स्टेज होती हैं, प्रारंभिक हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा और आपकी उत्तर हड़प्पा। क्या, प्रारंभिक हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा, इनकी विशेषताएं कैसी कह रहे हैं, इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो प्रारंभिक हड़प्पा की बात करें, इस चरण में सिंधु और घग्गरा नदी इस चरण में सिंधु और घग्गर हकरा नदियों के किनारे छोटी कृषि बस्तियां विकसित हुई थी। मिट्टी की ईंटों से बने घरों का निर्माण किया गया था। निर्वाह कृषि और मिट्टी के बर्तन बनाने की परंपरा विकसित हुई थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों में
प्रारंभिक शहरीकरण के संकेत दिखाई देने लगते हैं। ठीक है ना। इस क्षण में क्या हुआ था, सिंधु और घग्गर अकरा नदियों के किनारे छोटी कृषि बस्तियां विकसित हुई थी। मिट्टी की ईंटों से बने घरों का निर्माण किया गया था। निर्वाह कृषि और मिट्टी के बर्तन बनाने की परंपरा विकसित हुई थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों में प्रारंभिक शहरीकरण के संकेत दिखाई देने लगते हैं। परिपक्व हड़प्पा की बात करते हैं। यह सिंधु सभ्यता का स्वर्णकाल माना जाता है। क्या? सिंधु सभ्यता का स्वर्णकाल माना जाता है। सुसंगठित नगर नियोजन, दृढ़ पद्धति वाली सड़कें और विकसित जल निकासी प्रणाली इसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं मानी जाती है? सुसंगठित नगर नियोजन, दृढ़ पद्धति वाली सड़कें और विकसित जल निकासी प्रणाली इसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। गढ़ की बात करें तो गढ़ तथा निचले नगर का स्पष्ट विभाजन दिखाई देता है। गढ़ व निचले नगर का स्पष्ट विभाजन दिखाई देता है। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार स्मारकीय वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। कब की बात कर रहे हैं बेटा? परिपक्व हड़प्पा शहर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या, गढ़ निचले, आपको पता है शहर दो भागों में डिवाइड होता है, गढ़ में और निचले नगर में। ठीक है ना। नगर नियोजन मिलता है, ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें मिलती हैं आपको, जल निकासी नालियां मिलती हैं आपको। ठीक है ना। अब महान स्नानागार आपको मिल रहा है। व्यापार 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 नेटवर्क मेसोपोटामिया और अन्य क्षेत्रों तक फैला हुआ था। ठीक है ना। आपको यहाँ पे मानकीकृत वजन और माप प्रणाली भी का उपयोग मिलेगा। उन्नत मिट्टी के बर्तन मिलेंगे, कांस्य प्रौद्योगिकी मिलेगी, शिल्प विशेषज्ञता इत्यादि इत्यादि आपको मिलेगा। कब? परिपक्व हड़प्पा चरण में। यही आपका महत्वपूर्ण है। इसका टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है बेटा। ठीक है। हड़प्पा चरण की बात करते हैं तो इस चरण में शहरी केंद्रों का पतन प्रारंभ हुआ था। लोग धीरे धीरे ग्रामीण बस्तियों की ओर स्थानांतरित होने लगे थे। जलवायु परिवर्तन और नदी मार्गों में बदलाव के कारण कृषि और व्यापार प्रभावित हुआ था। क्या? जलवायु परिवर्तन और नदी मार्गों में बदलाव के कारण क्या हुआ था? कृषि और व्यापार प्रभावित हुआ था। व्यापार नेटवर्क कमजोर हो गए थे और केंद्रीय सत्ता का पतन होने लगा था। व्यापार नेटवर्क कमजोर हो गए और केंद्रीय सत्ता का पतन होने लगा। संसाधनों के अत्यधिक दोहन से भी सभ्यता का पतन हुआ था। ठीक है ना। ये आपकी उत्तर हड़प्पा है। और इसी जब उत्तर हड़प्पा को नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर पढ़ेंगे, उत्तर हड़प्पा चरण को, वहां पे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन संबंधी विभिन्न मतों को पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में आता है। बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं, तो शहरीकरण, शहरों की अवधारणा की बात करें तो सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से एक थी। यहाँ योजनाबद्ध नगर, विकसित सड़कें और सार्वजनिक संरचनाएं पाई जाती हैं। तेरी रत्नाकर के अनुसार शहर की परिभाषा क्या है कि शहर वह बस्ती है जो लोग मुख्यतः गैर निर्वाह गतिविधियों में संलग्न होते हैं। मतलब ऐसी गतिविधियां कि जिनको भोजन के लिए काम नहीं करना होता है, अन्य कार्यों में लगे रहते हैं। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं सर, यहाँ पे देखो हम लोग व्यापार में लगे होते हैं, शिल्प इत्यादि में लगे होते हैं। तो लगे ना, इन गतियों में व्यापार, शिल्प, प्रशासन, अनुष्ठानक सेवाएं इत्यादि इत्यादि चीजें शामिल होती हैं। शहरी बस्तियों के विकास के कारण को बताएं तो धार्मिक और राजनीतिक महत्व। कुछ नगर धार्मिक और अनुष्ठानिक केंद्रों के रूप में विकसित होते हैं। क्या? अगर आपके धार्मिक और अनुष्ठानिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। सुरक्षा की बात करें तो गढ़बंदी, ऊंचे प्लेटफॉर्म रक्षा उद्देश्यों के लिए बनाए गए। ठीक है ना। शहरों की बात करें हम लोग कि धार्मिक और राजनीतिक महत्व की बात करें, देखो शहर हो गया, शहरीकरण की अवधारणा हो गई। ठीक है ना। यहाँ पे शहरी बस्तियों के विकास के कारण क्या थे? धार्मिक और राजनीतिक महत्व। कुछ नगर धार्मिक और अनुष्ठानिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। सुरक्षा, गढ़बंदी और ऊंचे प्लेटफॉर्म रक्षा के उद्देश्य से बनाए गए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से शहर विकसित हुए। आर्थिक दक्षता की बात करें तो जनसंख्या के संकेंद्रण से उत्पादन, व्यापार और शिल्प विशेषज्ञता को बढ़ावा मिलता है। नगर आर्थिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करते हैं बेटा। ग्रामीण और शहरी बस्तियों के बीच अंतर की बात करें तो ग्रामीण बस्तियां देखते हैं। ग्रामीण बस्तियों का जीवन कैसा था? कृषि आधारित जीवन था। जो ग्रामीण बस्तियां थी मुख्यतः कृषि पर आधारित होती थी। अधिकांश की गतिविधियां पैदल दूरी के दायरे में सीमित थी। मतलब 4 से 5 किलोमीटर तक गतिविधियां करते थे। कारीगर कैसे होते गांव पे? तो कुम्हार और अन्य कारीगर स्वतंत्र रूप से काम करते थे। वे अपना कच्चा माल उत्पादन वितरण स्वयं द्वारा नियंत्रित करते थे। सामाजिक संरचना की बात करें तो ग्रामीण समाज में रिश्तेदार और नातेदारी संबंध प्रमुख थे। समाज अधिक व्यक्तिगत और पारिवारिक आधार पर संगठित था। शहरी बस्तियों की बात करें बेटा, शहरी बस्तियों की बात करें तो याद रखना, जनसंख्या व्यवसाय, शहरी बस्तियों में शहरी बस्तियों में बड़ी और विविध जनसंख्या रहती थी। यहाँ लोग मुख्यतः गैर निर्वाहिक गतिविधियों जैसे शिल्प, व्यापार और प्रशासन में संलग्न थे। शिल्प विशेषज्ञता की बात करूं तो कुम्हार और अन्य शिल्पकार सामूहिक रूप से कार्य करते थे। कुम्हार और अन्य शिल्पकार क्या सामूहिक रूप से काम करते थे। वे भट्टियों, कच्चे माल और वितरण नेटवर्क को साझा करते थे। विशेषज्ञता और श्रम विभाजन अधिक विकसित था। क्या?
विशेषज्ञता और श्रम विभाजन अधिक विकसित था, ठीक है ना। सामाजिक संबंध की बात करूं तो शहरों में रिश्तेदारी आधारित संबंध अपेक्षाकृत कम थे। शहरों में क्या रिश्तेदारी आधारित संबंध अपेक्षाकृत कम थे। संबंध अधिक अवैयक्तिक और अजनबियों के बीच होते थे। साझा सुविधाओं को और बड़ी आबादी के कारण सामाजिक जटिलता अधिक थी। आज के हिसाब से देख लो आप लोग, ठीक ना, जो ऐसा कि आज है वैसे दिख रहा है आपको। शहरी केंद्र के रूप में उदाहरण देखते हैं मोहनजोदड़ो का। तो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विकसित शहर था। यहाँ सुव्यवस्थित सड़कें, जल निकासी प्रणाली और सार्वजनिक भवन पाए गए हैं। महान स्नानागार, अन्नागार, उन्नत नगर नियोजन इसकी प्रमुख विशेषता है। इन नगर शहरीकरण, प्रशासन और आर्थिक संगठन का उत्कृष्ट उदाहरण माने जाते हैं। शहरों की संरचना की बात करें तो शहर दो भागों में विभाजित थे, गढ़ और आपके निचला नगर। तो गढ़ क्या, आपके गढ़ ऊंचा और पश्चिमी भाग, ऊंचा और पश्चिमी भाग क्या था, वो गढ़ था। ऊंचा और पश्चिमी भाग गढ़ था, ठीक है। गढ़ शहर ऊंचा और सुरक्षित भाग था। यहाँ महत्वपूर्ण गैर आवासीय संरचना स्थित थी, जैसे कि महान स्नानागार, अन्नागार, भंडारण सुविधाएं इत्यादि थी। कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में। गढ़ संभवतः प्रशासनिक और धार्मिक अनुष्ठानिक गतिविधियों का केंद्र रहा होगा, ठीक है ना। निचले नगर की बात करें तो निचला नगर शहर का बड़ा आवासीय क्षेत्र था। यहाँ सामान्य लोग के घर स्थित थे। मकानों के आकार में विविधता सामाजिक स्थितिगत को दर्शाती है। कुछ घर बड़े और बहुकक्षीय थे, जबकि अन्य छोटे और साधारण थे। अन्य क्या थे, छोटे और साधारण थे। सामाजिक विविधता की बात करूं, सोशल डाइवर्सिटी की बात करूं, तो मकानों के आकार और संरचना में अंतर सामाजिक और आर्थिक असमानता का संकेत देता है, ठीक है ना। सामाजिक विविधता की बात करूं तो क्या, मकानों के आकार और संरचना में अंतर सामाजिक और आर्थिक असमानता का संकेत देता है। भाई कोई मकान बड़ा है, कोई छोटा है, इससे पता चलता है आर्थिक असमानता है, सामाजिक असमानता है। कॉर्नेलियन मन के जैसी विलासता की वस्तुएं अधिक विविधीकरण को दर्शाती है। भाई कुछ लोग के पास बड़ी बड़ी महंगी वस्तुएं, कुछ के पास सस्ती वस्तुएं। समाज में विभिन्न वर्गों और पेशों के लोग मौजूद थे। शिल्प की बात करते हैं, शिल्प विशेषज्ञता की, तो सिंधु सभ्यता में उन्नत शिल्प उत्पादन विकसित था। धातु कर्म, मनका निर्माण, संघकार, मोहन निर्माण प्रमुख शिल्प थे। कुशल श्रमिकों इन शिल्पों के लिए कुशल श्रमिकों और विशेष कार्यशालाओं की आवश्यकता थी। यह शहरी श्रम विभाजन और गैर किसी विशेषज्ञता को दर्शाता है, ठीक है ना। यह शहरी श्रम विभाजन और गैर किसी विशेषज्ञता को दर्शाता है। बात करते हैं शहरीकरण और राज्य समाजों का उदय। तो राज्य और शहरीकरण देखना यहाँ पे, शहरीकरण और राज्य समाजों का उदय। तो शहरीकरण और राज्य निर्माण अक्सर साथ साथ विकसित हुए हैं। हालांकि राज्य बिना शहर के भी अस्तित्व में रह सकते हैं। मोहनजोदड़ो जैसे नगरों की जटिल सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के लिए प्रशासनिक संरचना की आवश्यकता थी। शहरी नियमों की बात करें तो सिंधु सभ्यता के नगर ग्रिड पैटर्न पर आधारित थे। चेस बोर्ड पैटर्न इसको बोलते हैं अपन। ये सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती हैं। गढ़ क्षेत्र को निचले आवासीय क्षेत्र में अलग रखा जाता था। गढ़ क्षेत्र को निचले आवासीय क्षेत्र से अलग रखा जाता था। स्वच्छता, मोहनजोदड़ो हड़प्पा में विकसित जल निकासी प्रणाली पाई गई है। सार्वजनिक और निजी कुएं बड़ी संख्या में मौजूद थे। प्रत्येक घर में स्नानागार और जल निकासी की सुविधा थी, लगभग प्रत्येक घर में। यह प्राचीन विश्व की सबसे उन्नत स्वच्छता प्रणालियों में से एक थी। वास्तुकला की बात करें तो निर्माण कार्य में मानकीकृत ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ईंटों का अनुपात सामान्यतः 1:2:4 था। अधिकांशतः बहुमंजिला इमारतें थी, उनमें आंगन, निजी कुएं और स्नानागार मौजूद थे। अन्नागार और महान स्नानागार जैसी सार्वजनिक संरचनाएं अत्यधिक विकसित वास्तुकला को दर्शाती हैं, ठीक है ना। व्यापार की बात करूं तो सिंधु सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया तक फैला हुआ था। लेपीज लाजुली, सूती वस्त्र, धातुएं, शिल्प वस्तुओं का व्यापार किया जाता था। व्यापार स्थल और संसाधनों को सुव्यवस्थित नेटवर्क विकसित था, ठीक है ना। तो व्यापारिक संसाधन की बात करें तो मोहरें, टाइट से बनी मोहरें व्यापार और प्रशासन के लिए उपयोग की जाती थी। इन पर पशुओं की आकृतियां और लिपि अंकित होती थी। चूना पत्थर की बात करूं तो सुक्कुर और रोहिरी पहाड़ियों से चूना पत्थर प्राप्त किया जाता था। सुक्कुर और रोहिरी पहाड़ियों से चूना पत्थर प्राप्त किया जाता था। तांबे की बात करूं तो राजस्थान की
खेतड़ी खदानों से, राजस्थान कहाँ पे बेटा, राजस्थान की खेतड़ी खदानों से तांबा प्राप्त करते थे। सोने की बात करूं तो सोना दक्षिण भारत में ऊपरी सिंधु क्षेत्र से प्राप्त किया जाता था। टिन की बात करें तो टिन का उपयोग कांस्य निर्माण में किया जाता था। पेट की बात करूं तो तुर्कमेनिस्तान से प्राप्त होता था। कृषि की बात करें तो सिंधु सभ्यता में, तो कृषि एक अलग टॉपिक है आपका, व्यापार के बाद, तो सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि आधारित थी। गेहूं जौ मटर की खेती कर की जाते थे। उन्नत सिंचाई प्रणाली और कृषि तकनीकों का उपयोग किया जाता था। पालतू पशु में गाय बैल भैंस भेड़ बकरी आदि शामिल थे। पशुओं का उपयोग खेती परिवहन और व्यापार में किया जाता था। समाज और राजनीति की बात करें तो सामाजिक विविधीकरण के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। अभिजात वर्ग के लिए बड़े और भव्य मकान बनाए जाते थे। सामान्य लोगों के घर अपेक्षाकृत छोटे और असाधारण थे। यह आर्थिक और सामाजिक असमानता को दर्शाता है। मनोरंजन और सामाजिक जीवन की बात करें तो टेराकोटा के खिलौने गाड़ियां और मूर्तियां सामाजिक जीवन और मनोरंजन का संकेत देती है। क्या? टेराकोटा के खिलौने गाड़ियां मूर्तियां सामाजिक जीवन और मनोरंजन का संकेत देती है। एक संगठित और सांस्कृतिक रूप से विकसित समाज को दर्शाती है। शासन व्यवस्था की बात करें तो विशाल महलों या शक्तिशाली राजाओं के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। इस पॉइंट को याद रखना। यह संभवतः विकेंद्रीकृत या अपेक्षाकृत समतावादी शासन की ओर संकेत करता है। फिर भी नगर नियोजन और मानकीकरण उच्च प्रशासनिक नियंत्रण को दर्शाते हैं। संपूर्ण सभ्यता में ईंटें वजन और माप की समानता प्रशासनिक समन्वय का प्रमाण है। मतलब कि भैया एक से ईंटें मिल रही है आपको, एक से वजन मिल रहे हैं, एक से माप मिल रहा है आपको, बांट वगैरह मिल रहे हैं, तो क्या दर्शाते हैं भैया? हाँ, प्रशासनिक समन्वय तो रहा होगा, ठीक ना। जो नगर नियोजन के मानक है वो भी आपको समान दिखते हैं, तो प्रशासनिक नियंत्रण तो रहा होगा। लेकिन कोई राजा वगैरह के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं, कोई राजा वगैरह के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं, ठीक ना। समतावादी समाज की ओर संकेत होता है ना। मनोरंजन के लिए, खेल वगैरह के लिए भी बहुत सारे साधन यहाँ पे थे मनोरंजन के लिए, ठीक है ना। ये सामाजिक संरचना आपको दिख गई है। देखो आवाज थोड़ा वाइब्रेशन है, क्यों है भैया? पता है कफ बहुत ज्यादा है। और तुम लोग यहाँ तक रीड करो, पीछे पीछे वीडियो पीछे करो, एक बार जल्दी से एक बार रीड करके आओ, पूरा पढ़ के आओ, फिर आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पे इस टॉपिक का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप आपके सामने आ चुका है, विद्वानों की सिद्धांत और विशेषताएं। विद्वानों की सिद्धांत और विशेषताएं कि रामशरण शर्मा जो है, रामशरण शर्मा के अनुसार हड़प्पा समाज सामाजिक स्थिरीकरण से युक्त था। समाज में विभिन्न सामाजिक वर्ग मौजूद थे। शिल्प विशेषज्ञता और आर्थिक विभाजन का महत्वपूर्ण स्थान था। विशेष कारीगरों और व्यापारियों की भूमिका समाज में महत्वपूर्ण थी। ऐसा कौन बोलते हैं? रामशरण शर्मा। बीबी लाल क्या बोलते हैं? बीबी लाल के अनुसार मोहनजोदड़ो जैसे नगरों में गढ़ और निचले नगर का विभाजन सामाजिक पदानुक्रम को दर्शाता है। गढ़ क्षेत्र संभवतः अभिजात वर्ग के लिए और प्रशासनिक गतिविधियों के केंद्र रहे होंगे, वही निचले नगर सामान्य जनता का निवास रहे होंगे। ऐसा कौन बोलते हैं? बीबी लाल बोलते हैं। कौन बोलते हैं बेटा? बीबी लाल बोलते हैं। यहाँ पे रामशरण शर्मा की बात हमने देखी, ठीक है। ग्रेगरी लुइस पासेल की बात करें तो पासेल ने हड़प्पा नगरों की विविधता पर बल दिया है। उन्होंने सामाजिक संगठन और सांस्कृतिक जटिलता को सभ्यता के प्रमुख विशेषता माना है। उन्होंने क्या? सामाजिक संगठन और सांस्कृतिक जटिलता को क्या सभ्यता की प्रमुख विशेषता माना है। स्मारकीय वास्तुकला के अभाव को उन्होंने औपचारिक राजनीतिक पदानुक्रम की कमजोरी से जोड़ा है। इससे संकेत मिलता है कि हड़प्पा समाज में सत्ता का केंद्रीकरण कम होता है। क्या? हड़प्पा समाज में क्या? सत्ता का केंद्रीकरण कम होता है। जे हड़प्पा ने विविधता को बल दिया, इस बात, इस पॉइंट को याद करना बस, पॉइंट को, इससे आपका पूरा बन जाएगा आप पे। कैनियोर में क्या बोलते हैं? तो कैनियोर के अनुसार शिल्प विशेषज्ञता और व्यापार ने हड़प्पा समाज में धनवान व्यापारियों को जन्म दिया है। व्यापारी अभिजात वर्ग ने मेसोपोटामिया और मध्य एशिया के साथ अंतर क्षेत्रीय व्यापार को नियंत्रित किया है। क्या? शिल्प विशेषज्ञता और व्यापार ने हड़प्पा समाज में धनवान व्यापारी वर्ग को जन्म दिया है। व्यापारी अभिजात वर्ग ने मेसोपोटामिया और मध्य एशिया के साथ अंतर क्षेत्रीय व्यापार को नियंत्रित किया है। उन्होंने महत्वपूर्ण संसाधनों और व्यापारिक नेटवर्क का प्रबंधन किया है। इस आर्थिक नियंत्रणों ने सामाजिक और राजनीतिक शक्ति को मजबूत किया उनकी, ठीक है ना। राजनीतिक संगठन के सिद्धांत में बात करते हैं। केंद्रीकृत प्रशासन का सिद्धांत किसने दिया? तो विशाल सार्वजनिक संरचनाओं जैसे ग्रेट बात के आधार पर यह तर्क लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में
केंद्रीकृत प्रशासन रहा होगा। सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग द्वारा आर्थिक और सामाजिक जीवन को नियंत्रित किया जाता था। अनुमान लगाया जाता है इसका। कुछ विद्वानों ने प्रशासनिक या पुरोहित वर्ग की उपस्थिति का सुझाव दिया है। जैसे वी गॉर्डन चाइल्ड ने शहरी अर्बन वी गॉर्डन चाइल्ड क्या बोलते हैं इसको, शहरी क्रांति की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार हड़प्पा नगर केंद्रीकृत प्रशासन वाले राज्य समाज का हिस्सा थे। उन्होंने उन्होंने शहरी विकास में शिल्प विशेषज्ञता और व्यापार की भूमिका पर बल दिया है। वहीं मॉर्टिमर व्हीलर क्या बोलते हैं, तो मॉर्टिमर व्हीलर ने एक सैन्यकृत राजनीतिक संरचना में विश्वास करते थे। उनके अनुसार शासक वर्ग सुरक्षा और युद्ध संबंधी कार्यों में संलग्न थे। उन्होंने धार्मिक और राजनीतिक शक्ति के संयोजन वाले पृष्ठ किंग समाज की अवधारणा दी है, जिनके पास धार्मिक और राजनीतिक शक्ति दोनों होती है। ठीक है ना, जैसा कि वेस्टर्न कल्चर में आपका होता था, यूरोपियन कल्चर में आपका होता था। ठीक है ना, व्यापार आधारित राज्य सिद्धांत, तो कुछ विद्वानों के अनुसार हड़प्पा राज्य व्यापार संबंधी नेटवर्क पर आधारित था। आर्थिक नियंत्रण व्यापार और शिल्प उत्पादन के नियमन के माध्यम से किया जाता था। राजनीतिक अभिजात वर्ग मेसोपोटामिया, ओमान और मध्य एशिया के साथ अंतर क्षेत्रीय व्यापार को नियंत्रित करते थे। ठीक है ना, तो कुछ लोग बोलते हैं ये व्यापार आधारित राज था, कुछ लोग बोलते हैं कि राजनीतिक संगठन केंद्रीकृत प्रशासन था, कुछ लोग ऐसे बात करते हैं शहरों पर आधारित था। ठीक है ना, तो विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं राज्य व्यवस्था को लेकर। अब बात करते हैं हम लोग धर्म और दफन प्रथा है। तो धार्मिक परंपरा की बात करें तो पशुपति आकृति वाली मोहरें धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों का संकेत देती है। ग्रेट बात का उपयोग संभवतः धार्मिक स्नान और अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। कालीगंगा में मिली अग्नि वेदिकाएं अग्नि पूजा या अनुष्ठानों का संकेत देती है। दफन प्रथाओं की बात करें तो हड़प्पा सभ्यताओं में दफन प्रथाओं में सीमित सामाजिक पदानुक्रम दिखाई देता है। विस्तारित दफन, कलश दफन, ताबूत दफन जैसी प्रथाएं दिखाई देती हैं। दफनों में सामाजिक स्थिति में स्पष्ट अंतर नहीं मिलते हैं। कब्रिस्तान सामान्यतः बस्तियों से दूर बनाए जाते थे। कैनियोन ने मोहरों को कैनियोन महोदय उन्होंने क्या मोहरों को धार्मिक प्रतीकों के बजाय प्रशासनिक उपकरण माना है। उन्होंने हड़प्पा समाज में अनुष्ठानिक स्वच्छता के महत्व पर बल दिया है। ठीक ना, जो जॉर्ज लुइस पोल महोदय है, उन्होंने पासिल महोदय उन्होंने क्या पॉसिल महोदय के अनुसार हड़प्पा धर्म बहुआयामी और क्षेत्रीय विविधता वाला था। विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग पंथ विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग धार्मिक पंथ और अनुष्ठान मौजूद थे, ऐसा कहते हैं आपके पॉसिल महोदय। जॉन मार्शल क्या बोलते हैं, जॉन मार्शल ने युग मुद्रा बैठे पुरुष की आकृति को आदि से या पशु से माना है, पशुपति नाथ माना है। ठीक ना, इस टाइम की लिपि और भाषा की बात करते हैं तो लिपि अपठित थी। हड़प्पा की लिपि अब तक अपठित है। यह मुख्यतः मोहरों, मिट्टी के बर्तनों और अन्य वस्तुओं पर दिखाई जाती है। शिलालेख सामान्यतः छोटे होते हैं, जिनमें लगभग 4 से 26 चिन्ह होते थे। इसका किसी ज्ञात प्राचीन लिपि से स्पष्ट संबंध नहीं है। हड़प्पा की मोहरों पे कौन कौन से पशु है, हिरन है, शुअर है, हाथी है, बैल है, बकरी है, कछुआ है, मछली है, बंदर है, मोर है, खरगोश है, ये सारे आपको पशु दिखाई देते हैं। हड़प्पा स्थल उनकी विशेषताओं की बात करें तो मोहनजोदड़ो बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, तो 1923 में आर.डी. बनर्जी द्वारा उत्खनन कराया गया था। यहाँ पे महान स्नानागार मिलता है। यहाँ पे आपको महान स्नानागार में जल रोधकता वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से आपको अन्न भंडारण मिलता है, क्या अन्नागार मिलता है, आपको असेंबली हॉल मिलता है, कार्यशालाएं मिलती हैं, निजी कुएं मिलते हैं, दाढ़ी वाले पुरुष व्यक्ति की मूर्ति मिलती है, पशुपति की मोर मिलती है और मोहनजोदड़ो से आपको क्या कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति मिलती है लड़की की। हड़प्पा की बात करते हैं तो 1921 में दयाराम शाही ने उत्खनन कराया था। विस्तारित अन्न भंडार मिलते हैं, कार्यशालाएं मिलती है, विस्तारित अंत्येष्टि मिलती है, बैलगाड़ी के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है ना, गेहूं के दाने मिलते हैं, गेहूं के दाने मिलते हैं, नग्न पुरुष का धड़ प्राप्त हुआ है, ताबूत दफन, कब्रिस्तान एच और R37 ये दोनों आपके हड़प्पा से संबंधित है। एक पूर्व हड़प्पा चरण से एक परिपक्व हड़प्पा चरण से संबंधित है। ठीक है ना, एक तो बात को आपको याद रखना कहाँ से हड़प्पा से संबंधित है। ठीक है, लोथर की बात करें तो 1954 में एसआर राव द्वारा उत्खनन किया गया था। भोगवा नदी के तट पर स्थित है। जहाज या गोदियां से मिलते हैं, गोदाम मिलता है, डॉकयार्ड यार रहना। ठीक है, चौधरों की बात करते हैं तो 1931 में एनजी मजूमदार द्वारा उत्खनन कराया गया था। महत्वपूर्ण शिल्प केंद्र आपका चौंदड़ो, यहाँ से एगेट और कार्नेलियन पत्थरों के साक्ष्य मिलते हैं। मनका का कारखाना मिलता है, शंख कार्यशालाएं मिलती है। कालीबंगा की बात करें तो 1961 में अमलानंद घोष द्वारा खोज की गई थी। काली चूड़ियां मिलती है, अग्नि वेदिका बलिकुंड मिलता है, कब्रिस्तान मिलता है, हल चलाए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, हाथी दांत की कंघी मिलती है।
धौलीवीरा की बात करें तो 1990 में RS बिष्ट द्वारा खोज किया गया था। दीवार द्वारा गढ़ और निचले शहर का विभाजन है। बहुकक्षीय मकान मिलते हैं धौलावीरा से। टेराकोटा हल मिलता है। अग्निवेदिकाएं मिलती है। लापसी जावली, अगर आप दीवार द्वारा गढ़ और निचले शहर का विभाजन, मतलब 3 भागों में आपको मिलता है धौलीवीरा, ठीक है ना। निचला शहर, मध्य शहर, ऊपरी, देखा ना, 3 भाग में इसका विभाजन है। मोस्टली 2 भाग में मिलता है, बट धौलावीरा 3 भाग में। स्टेडियम मिलता है आपको। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली मिलती है। स्टेप बेल्स आपको यहाँ से मिलते हैं। बात करते हैं राखीगढ़ी की, तो 1997 में अमरेंद्र नाथ द्वारा उत्खनन कराया गया था। लकड़ी का ताबूत मिलता है। कुत्ते के पालतू कण के साक्ष्य मिलते हैं। भारत की सबसे बड़ी हड़प्पा बस्ती मानी जाती है राखीगढ़ी। धौलीवीरा की बात करते हैं तो जो जेपी जोशी ने खोज कराई थी। मंदर और मनसा नदी के किनारे पर है। विशाल ध्रुवीकरण है। मिट्टी के ईंटों और बलुआ पत्थरों का उपयोग यहाँ से किया गया है। तो थैंक यू सो मच। यहाँ पे आपको सिंधु घाटी सभ्यता, अभी सिंधु घाटी सभ्यता पूरी नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि उत्तर सिंधु घाटी काल रह गया आपका, क्या आपका सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का काल रह गया, इसको हम क्या बोलते हैं, लेटर सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, ठीक है ना। लेटर हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। तो सेकंड पार्ट इसका रह गया है, उसको हम लोग सेकंड क्लास में करेंगे। और थोड़ा भी एडजस्ट करना वॉइस वगैरह का, वाइब्रेशन का, ठीक है ना। पीपीटी कहाँ मिलती है, पीडीएफ कहाँ मिलती है बेटा, तो पीडीएफ आपको दिए गए टेलीग्राम की जो लिंक है वहां पे आपको मिलती है। तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। क्लास को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। क्लास को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे कंटेंट की भाषा कुछ इस तरीके से बनाई गई है कि आप गौर से सुनते हो पढ़ते हैं ना, तो आपके आंसर गलत नहीं होंगे। कंटेंट की भाषा इस तरीके से बनाई गई है, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।